हेलो दोस्त, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस फिजिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया था फोर्स क्या है, मोमेंटम क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, काइनेटिक एनर्जी का और मोमेंटम का रिलेशनशिप क्या है, फोर्स का मोमेंटम का रिलेशनशिप क्या है। That all over we have discussed in the previous lectures. Okay, so today we are going to discuss about Newton's laws of motion. आज हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है क्या। थोड़ा सा सोचें, क्या लॉज ऑफ रेस्ट हो सकते हैं? इस there is possibility that laws of rest may become able, may become can be, क्या laws of rest हो सकते हैं? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि उसी की हम स्टडी करते हैं, उसी के लॉस होते हैं जिस चीज में कोई वेरिएशन होती है, जिस चीज में कोई तब्दीली होती है। जब कोई ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो उसमें कोई तब्दीली नहीं है, उसका कोई पैरामीटर नहीं क्रिएट होगा, ना वेलोसिटी होगी, ना स्पीड, ना डिस्टेंस, ना डिस्प्लेसमेंट, ना एक्सीलरेशन होगी। तो हम किसको डिफाइन करें? डिफाइन करने के लिए कोई चीज तो हो ना, कोई एक्शन हो, कोई रिएक्शन हो, कोई चीज तो होनी चाहिए ना। तो रेस्ट में ये कुछ नहीं होता, ये होती है वेरिएशन जस्ट ओनली मोशन में। तो लॉस ऑफ मोशन है हमारे पास तीन लॉस ऑफ मोशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अप टू थर्ड लॉस ऑफ मोशन अवेलेबल है। अभी देखिए, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड या थर्ड, इसमें कोई ऐसी लॉजिक नहीं है कि फर्स्ट क्यों कहते हैं, सेकंड क्यों कहते हैं या थर्ड क्यों कहते हैं। दिस इज जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सीरीज, ये सीरीज के बेसिस पर है फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो एक्चुअली लॉज ऑफ मोशन में सर आइजैक न्यूटन ने कौन सा काम किया है, क्या एम था इसको एक्सप्लेन करने की? तो एक्चुअली सर आइजैक न्यूटन ट्राइज टू एक्सप्लेन द मैकेनिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की मैकेनिक्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है सर आइजैक न्यूटन ने कि ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो मोशन किस तरह ऑब्जेक्ट में आ सकता है, या मोशन वाली जो कंडीशन है वो कैसे खत्म कर सकते हैं, मतलब रेस्ट कैसे ला सकते हैं, या रेस्ट को परमानेंट कैसे रख सकते हैं, या किसी ऑब्जेक्ट को परमानेंटली मोशन में कैसे रख सकते हैं। किसी चीज का बिहेवियर जो है, किसी ऑब्जेक्ट का जो मोशन का बिहेवियर है या रेस्ट का बिहेवियर है, वो बरकरार कब रह सकता है या कब डिस्टर्ब हो सकता है, ये चीजें डिस्कस करते हैं लॉस ऑफ मोशन में। सो वी कैन से दैट, हम ये कह सकते हैं सर आइजैक न्यूटन actually wants to explain the mechanics of an object, ऑब्जेक्ट की मैकेनिक्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है सर आइजैक न्यूटन ने इन तीन लॉज ऑफ मोशन में। ओवरऑल बिहेवियर ऑफ मोशन इज डिस्कस्ड इन थ्री लॉज ऑफ मोशन। इन तीन लॉज ऑफ मोशन में सर आइजैक न्यूटन ने ऑब्जेक्ट की कंप्लीट मैकेनिक्स डिफाइन की है, कंप्लीट बिहेवियर डिफाइन किया है। ओके, तो एक्चुअली मैकेनिक्स तो हमारे पास दो कैटेगरीज में आती है, एक होती है डायनामिक्स, एक होती है काइनेमैटिक्स। तो वी कैन से दैट वी हैव हियर डिस्कस काइनेमैटिक्स एज वेल एज हियर वी हैव टू डिस्कस डायनामिक्स। लॉज ऑफ मोशन हम डिस्कस करेंगे, काइनेमैटिक्स, डायनामिक्स डिस्कस करेंगे। ओवरऑल जो मोशन का बिहेवियर आता है, चाहे वो कॉज हो चाहे इफेक्ट ऑफ मोशन हो, ये तो मोशन का कॉज ना फोर्स है, मोशन का कॉज फोर्स है ना, वो भी इसका बिहेवियर है। एक्चुअली फोर्स की वजह से मोशन आता है, इट मींस फोर्स इज इंक्लूडेड इट, फोर्स इज कंसर्न्ड विद मोशन। ओके, और रेस्ट भी किससे कंसर्न्ड है, वो भी मोशन से कंसर्न्ड है, फोर्स से कंसर्न्ड है, ये सेम पैरामीटर्स है, ये सेम स्टेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट है। ओके, तो ओवरऑल जो मैकेनिक्स है एक्सप्लेन की गई है इन तीन लॉज के अंदर। अभी हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम किसको कहते हैं, व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, इसकी तरफ सो इसकी स्टेटमेंट के आप नोट करते जाएंगे अपने फेसबुक पर वीडियो को पास करके। इसकी स्टेटमेंट है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट इट विल रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ मोशन इट विल रिमेन इन स्टेट ऑफ मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में तो मोशन में रहेगा, जब तक हम उस पर कोई फोर्स ना लगाएं। इट मींस रेस्ट से मोशन में लाने के लिए, रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, रेस्ट से मोशन में लाने के लिए हम जब तक फोर्स न लगाएंगे तो ये रेस्ट वाली स्टेट चेंज नहीं करेगा। या कोई ऑब्जेक्ट मोशन में तो मोशन वाली स्टेट वो चेंज नहीं करेगा, वो कंटीन्यूअस मोशन में रहेगा जब तक हम उस पर फोर्स न लगाएं।
तो ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए या ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाने के लिए वी हैव नीड ऑफ फोर्स, हमें फोर्स चाहिए। तो सिंपली वी कैन से दैट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये एक्सप्लेन करता है जो ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है उसी स्टेट में ही रहेगा, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जब तक हम उस पर कोई फोर्स न लगाएं। when we do not exert force on that object, जब तक हम उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स न लगाएं तभी तक वो अपनी स्टेट में रहेगा। ओके, कैसे? सपोज करते हैं ये हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट एम है, कोई मास है। अब ये स्टेट ऑफ रेस्ट में हमने इस पर फोर्स नहीं लगाया। फोर्स क्या है? लेट्स सपोज करते हैं जो फोर्स है वो जीरो के इक्वल है। फोर्स किसके इक्वल है? जीरो के। इट मींस वी हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट, हमने इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स नहीं लगाया, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? velocity will becomes equal to 0, speed will becomes equal to 0, distance will becomes equal to 0, displacement will becomes equal to 0, as well as its acceleration will becomes equal to 0. In all other factors parameters of motion will become equal to 0. और भी जो मोशन के पैरामीटर्स हैं वो किस में रहेंगे? 0 में रहेंगे, 0 होंगे। ओके, तो कोई ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी तब्दील नहीं कर सकता, स्पीड तब्दील नहीं कर सकता, डिस्टेंस तब्दील नहीं कर सकता, डिस्प्लेसमेंट तब्दील नहीं कर सकता, एक्सीलरेशन तब्दील नहीं कर सकता जब तक हम फोर्स न लगाएं। जब तक फोर्स 0 रहेगा तो ऑब्जेक्ट की जो अपनी स्टेट है रेस्ट में है तो 0 ही रहेगी, अगर मोशन में तो कंटीन्यूअस मोशन में रहेंगे। मींस मोशन में लाने के लिए हमें फोर्स को क्या करना होगा? अगर हम चाहते हैं कि रेस्ट को मोशन में लेकर आए, it means this object must be in a motion, तो हमें क्या करना होगा? जो फोर्स है नॉट इक्वल टू 0, फोर्स 0 के इक्वल नहीं करेगी, सम क्वांटिटी होगी फोर्स की, चाहे वो 2 न्यूटन हो, 5 न्यूटन हो, 50 न्यूटन हो, whatsoever, it means there must be some quantity of force, it means force must not be equal to 0, फोर्स 0 के इक्वल ना हो तो तभी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो 0 के इक्वल नहीं होगी, स्पीड है 0 के इक्वल नहीं होगी, यहाँ डिस्टेंस है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी 0 के इक्वल नहीं होगा, एज वेल एज एक्सेलरेशन मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं होगी। मतलब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा जब तक फोर्स ना लगाए, फोर्स लगाया तो मोशन में आ गया, अगर हम फिर फोर्स लगाएंगे ये मोशन में, अब इसको रेस्ट में लाना चाहते हैं कि रेस्ट में आ जाए सेम ऑब्जेक्ट, तो हमें क्या करना होगा? फोर्स को 0 करना होगा। जब फोर्स 0 हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो जाएगा। जब हमने ब्रेक लगा दिया, फोर्स एंड कर दिया, वाइंड अप कर दिया, फाइनल कर दिया, फोर्स को 0 के इक्वल कर दिया, तो जो मोशन है वो खत्म हो जाएगा, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो किसके इक्वल हो जाएगी? इसकी वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी 0 के, स्पीड इक्वल हो जाएगी 0 के, डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा 0 के, डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएगा 0 के, as well as this acceleration will becomes equal to 0, ये पैरामीटर्स 0 के इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो ये बात समझ में आ गई? रेस्ट से मोशन में जाने के लिए फोर्स का 0 ना होना लाजमी, 0 ना होना लाजमी मींस फोर्स होगा, और मोशन से रेस्ट में जाने के लिए जो फोर्स है उसको 0 करना पड़ेगा, तो उसका मोशन स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि जो मोशन का काज होता है वो होता है फोर्स, वो होता है फोर्स। जब फोर्स 0 हो जाएगा तो मोशन भी 0। ओके, सो दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसी को कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और दूसरी पॉइंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आल्सो वेरीफाई द इक्विलिब्रियम कंडीशंस। जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो इक्विलिब्रियम कंडीशंस को वेरीफाई करता है, एक्सेप्ट करता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज डीलिंग विद इक्विलिब्रियम कंडीशंस। इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशन क्या है? इक्विलिब्रियम की जो फर्स्ट कंडीशन है वो कहती है, वो एक्सप्लेन करती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, अगर यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, जो ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है वो उसी स्टेट में रहेगा जब तक फोर्स अप्लाई ना करे। तो सेम स्टेट में ये फर्स्ट लॉ की भी, फर्स्ट लॉ की भी है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में तो मोशन में रहेगा, जब तक हम कोई फोर्स अप्लाई ना करें।
तो ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को बरकरार रखेगा। दैट इज एक्चुअली फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। दिस इज आल्सो सेड टू बी लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, ओके, इसको कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इक्विलिब्रियम कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है। इट सेटिस्फाई द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। यहां मैं लिख देता हूं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन satisfy the equilibrium of condition of equilibrium, sorry, condition of equilibrium। जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ओके, ये सेटिस्फाई करता है। तो इसको लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं? इनर्शिया का मतलब क्या होता है? इनर्शिया का मतलब ये होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में तो मोशन में रहेगा। दैट प्रॉपर्टी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनर्शिया। वो क्या है? उसकी इनर्शिया है। ओके, अगर कोई ऑब्जेक्ट बैठा है सुकून से, पुरसुकून ऑब्जेक्ट बैठा है, किसी सवारी में सवार है, ओके, तो बाय चांस ब्रेक लगा दिया ड्राइवर ने, तो बंदा क्या करता है? बंदा नहीं, ऑटोमेटिक हो जाता है। क्या होता है? तो बंदा आगे आ जाता है ऐसे। जब ब्रेक स्टॉप हो जाता है फिर सुकून से पीछे चला जाता है, सुकून से पीछे चला जाता है। ऐसा नहीं होता आगे कोई लेकर आया, खींच कर आया है, फिर पीछे भी कोई खींचता है, नहीं। ऑटो आया है आगे, मोशन में आने की कोशिश की है ऑब्जेक्ट ने, फिर क्या हुआ है? फिर ऑटो ही रेस्ट में गया है। जिस स्टेट में था फर्स्ट रेस्ट में था, रेस्ट से मोशन में, फिर अपनी स्टेट में आ गया ऑटोमेटिकली। मींस रेस्ट टू मोशन, बस फाइनल में क्या हुई? फिर फाइनल में क्या हुई? रेस्ट ही हुई। तो जिस स्टेट में ऑब्जेक्ट है उसी स्टेट में रहेगा। तो दैट प्रॉपर्टी इज सेड टू बी इनर्शिया। ओके, दैट प्रॉपर्टी इज सेड टू बी इनर्शिया। सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। अभी हम डिस्कस करते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन किस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है? क्या चीज एक्सप्लेन की है? कौन सी ऑब्जेक्ट की मैकेनिक्स है इसमें? ओके, अब इस पर फोकस करते हैं। एक्चुअली अब जानते हैं कि जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, दिस इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ एक्सीलरेशन। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ एक्सीलरेशन। दिस लॉ इज एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ फोर्स। ये फोर्स की क्वांटिटेटिव मेजरमेंट देने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। क्या मेजरमेंट देता है? थोड़ा सा कांसेप्ट ले लें वर्बली, फिर आते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ। देखिए आप, एक हमारे पास 50 केजी मास और एक मास है हमारे पास 20 केजी मास। हमने 20 केजी पर 10 न्यूटन फोर्स लगाया, 50 केजी पर 10 न्यूटन फोर्स लगाया, तो एक्सीलरेशन किस में ज्यादा होगी? 20 में या 50 में? तो श्योरली 20 केजी मास में जो एक्सीलरेशन है वो ज्यादा पैदा होगी। क्यों? कि मास कम होगा तो एक्सीलरेशन ज्यादा होगी। बल्कि फोर्स क्या था? कांस्टेंट था। मेन रोल किसका है? फोर्स का है। फोर्स दोनों में हमने क्या रखा? कांस्टेंट। तो जब हम मास को बढ़ाएंगे तो एक्सीलरेशन कम होगी। तभी कम हो सकती है जब हम मास को कांस्टेंट रखें, सॉरी फोर्स को क्या रखें? कांस्टेंट रखें। अगर हम मास को करते हैं कम, मास करते हैं कम, तो एक्सीलरेशन हो जाएगी ज्यादा जब फोर्स रहेगा कांस्टेंट। दैट इज एक्चुअली सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में ग्राफिकली। इस पर जो एमसीक्यूज भी होंगे वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके ओके, सॉरी। सो सेकंड लॉ ऑफ मोशन को अभी एक्सप्लेन करते हैं। इसकी डिटेल क्या है, इस पर कौन से एमसीक्यू आ सकते हैं, कौन से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, इसके बेसिस पर हम डिटेल में चलते हैं। ओके, ये रिमूव कर दो। दीस आर मोस्ट इंपोर्टेंट डिस्कशंस, इनको माइंड होना चाहिए। ठीक है, कि कैसे फर्स्ट लॉ को हम डिफाइन करते हैं। जस्ट वैसे तो डिफाइन करना चाहे तो 10-15 मिनट में 3 लॉ डिफाइन हो जाएंगे, मतलब कि हमें कॉन्सेप्चुअल समझना है। ठीक है, कि क्या होता है एक्चुअली। इसको रिमूव कर देता हूं। मैंने कहा कि हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन को कहते हैं लॉ ऑफ एक्सीलरेशन। ये पॉइंट्स नोट कर देना है। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज लॉ ऑफ एक्सीलरेशन। इसको कहते हैं दिस लॉ ऑफ एक्सीलरेशन। सपोज करें आप, हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट, एक ये ऑब्जेक्ट और दूसरा हमारे पास ये ऑब्जेक्ट। इसका मास है 5 केजी, इसका मास है 15 केजी। ओके,
एक स्मॉल मास से एक लार्ज मास से। सपोज करते हैं इस पर हमने फोर्स लगाया है 10 न्यूटन, इस पर भी फोर्स लगाया हमने 10 न्यूटन। फोर्स दोनों में क्या है, कांस्टेंट है। तो एक्सीलरेशन किस में ज्यादा होगी, एक्सीलरेशन किस में ज्यादा होगी, इसको फोकस करते हैं। ओके 10 न्यूटन ये 10 न्यूटन ये 5 के लिए और 15 के लिए। अभी इसकी एक्सीलरेशन जो a1 है वो क्या होगी, या इसकी जो एक्सीलरेशन है a2 वो क्या होगी। ओके तो आप देख सकते हैं दोनों में फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। जो फोर्स की क्वांटिटी है वो क्या है, दोनों में कांस्टेंट है। और मासेस क्या है, डिफरेंट है, एक ज्यादा है एक कम है। जो मास कम होगा उसमें एक्सीलरेशन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस वन। जो ऑब्जेक्ट मास में छोटा है, फोर्स तो दोनों पर सेम है ना, जो ऑब्जेक्ट मास में छोटा है उसमें एक्सीलरेशन ज्यादा होगी। जितना स्मॉल मास होगा उतना तेज भागेगा, जितना मास ज्यादा हेवी होगा वो धीमे धीमे चलेगा। सो दैट्स व्हाई स्मॉल ऑब्जेक्ट या स्मॉल मास हैव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्सीलरेशन। उसमें जो एक्सीलरेशन होगी वो क्या होगी, वो भी ज्यादा मैक्सिमम होगी। जो ज्यादा मास है उसमें एक्सीलरेशन कम होगी। ओके सारे करने कैसे, हमारे पास फार्मूला होता है F इक्वल m। इसको भी डिटेल में डिस्कस करते हैं कैसे आता है, ठीक है। तो F इक्वल m a, F कितना है हमारे पास, वो 10 न्यूटन लिख लेते हैं 10। मास क्या है, m1 क्या है 5, एक्सीलरेशन क्या है a मालूम बनी है हमें क्योंकि a को फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा 10 अपॉन में 5। तो एक्सीलरेशन आएगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आते हैं इस सेकंड ऑब्जेक्ट की तरफ F2 की तरफ, m2 a2। We have to find out value of a2, so this will become equal F2 upon m2। F2 is equal to 10 और क्या है हमारे पास 15, क्या है हमारे पास 15 है। तो एक्सीलरेशन क्या आएगी इसकी, as compared to this will be less than, ये आएगी कम। कैसे, ये 10 है, टेबल लाइक नहीं मिलती तो फिर क्या करेंगे, पॉइंट देकर देंगे 0, 6 पर दो 90 आएगा 10। तो ऐसे ही चलता जाएगा और इसकी ये एक्सीलरेशन आएगी 0.6 समथिंग मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं जो h पे इसकी एक्सीलरेशन कम है किससे, a1 से। a1 की क्या है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और जो h इसकी क्या है वो 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। So it means we can say that when forces are constant and two masses are different, a mass which is small quantity of amount, it will occur more acceleration, उसको ज्यादा एक्सीलरेशन आएगी as compared to large mass। ओके ये कैसे है फॉर्मूला, इसकी क्या फिलॉसफी है, अब उसकी तरफ आते हैं। तो हमारे पास ये एक्चुअली होता है, ये एक रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है। हम कहते हैं जो एक्सीलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स है। जब m कांस्टेंट होगी मास क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। ओके और जो एक्सीलरेशन है वो मास से क्या है, इनवर्सली रिलेटेड। जब f कांस्टेंट हो, जब फोर्स कांस्टेंट हो, हमने ये केस डिस्कस किया। दोनों में फोर्स क्या है, कांस्टेंट और एक्सीलरेशन और मास के दरमियान रिलेशन क्या है, इनवर्स। जिसका मास होगा ज्यादा उसमें एक्सीलरेशन होगी कम, मास इसका ज्यादा है तो एक्सीलरेशन इसमें कम है। ये मैथमेटिकली हमने कैलकुलेशन की है। जिसका मास ज्यादा है उसकी एक्सीलरेशन क्या है 0 पॉइंट समथिंग है, कम है। और जिसका मास छोटा है, मास होगा कम तो एक्सीलरेशन होगी ज्यादा। इसका मास कम है तो एक्सीलरेशन कितने 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एज कंपेयर टू m2 इट इज मैक्सिमम एक्सीलरेशन, इसको एक्सीलरेशन ज्यादा है। ओके सो ये तभी पॉसिबल है जब फोर्स कांस्टेंट होगा। फिर हम लेते हैं a इक्वल अल्फा को रिमूव करके इस प्रोपोर्शनली, अल्फा नहीं प्रोपोर्शनली, इस प्रोपोर्शनली को रिमूव करके देते हैं कांस्टेंट के। ये होता है f अपॉन में m। हम k को मान लें दिस k इज इक्वल टू 1, ये k 1 के इक्वल होती है। मेरी मर्जी नहीं है कि k 1 के इक्वल लेता हूं, इसकी कोई रीजनिंग है, इसकी अपनी एक्सप्लेनेशन है। ओके उसी को भी एक्सप्लेन करते हैं। ये चीज फाइंड होनी चाहिए k का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। कैसे, सपोज करें कोई ऑब्जेक्ट, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये कोई ऑब्जेक्ट है मूव करता है
इसकी जो एक्सीलरेशन है वो है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस ऑब्जेक्ट का जो मास है सपोज करें वो है 1 केजी, हमने फोर्स लगाया है 1 न्यूटन, देन यू हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ k। इस k की वैल्यू क्या आएगी, मैंने यहाँ लिखी वो क्या है 1 है। कैसे फार्मूला क्या है, a इक्वल टू k f अपॉन m। a कितनी हमारे पास वो है 1, k मालूम बने k सेम, f कितनी हमारे पास f है 1, m कितनी है वो भी 1, 1 डिवाइड 1 इक्वल टू 1, so 1 is equal to k into 1, so k multiply with 1 will become same k, so k का वैल्यू क्या होता है हमारे पास, k का वैल्यू आता है हमारे पास 1। तभी हम लेते हैं इसको a द कांस्टेंट k, तो इसको रिमूव करके देते हैं हम 1, तो ये हो जाता है f अपॉन में k। हमें फोर्स मालूम चाहिए बनाए, तो फोर्स हो जाएगा f इक्वल टू m a, m यहां डिवाइड करता है इधर आकर मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा f इक्वल m a। This is second law of motion. This is said to be law of force. This second law of motion is actually responsible for the quantitative measurement of force. Force की quantitative measurement देने के लिए कौन सा law responsible है? Second law of motion is responsible for the quantitative measurement of force. Okay. अब ये आते हैं इसकी तरफ कि इस पर कैसे MCQ से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ओके, ये मैं स्टार्ट कर इनको रिमूव कर देता हूँ, अभी फोकस करेंगे इस फॉर्मूले की तरफ। इसके बाद में जाते हैं थर्ड लाइन में। ओके, एक दो एमसीक्यूज डिस्कस कर लें ताकि आपकी टेस्ट अच्छी हो सके, जो टेस्ट अभी नेक्स्ट वीक में होने वाली है आपकी। ओके, अभी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एस्ट्रोफिजिक्स के क्लास चलाएं, एस्ट्रोफिजिक्स पर हम काम करें, एस्ट्रोफिजिक्स की तरफ। ओके, एस्ट्रोफिजिक्स पर थोड़ा सा हम ध्यान दें अपना। ओके, चलो ये हो जाए। हमारे पास ये फार्मूला से करना है, F is equal to ma। सिंपल प्रॉब्लम तो हमने की है, अभी जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन से या एमसीक्यूज आते हैं टेस्ट में, अभी उन पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। ओके, जो टेस्ट में आ सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, two equal masses m1 and m2 are moving, two equal masses m1 and m2 are moving with acceleration of 5 meter per second square and 10 meter per second square respectively। once I'm going to repeat, अब ये नोट कर दीजिए अपने कॉपी पर। if two equal masses m1 and m2 are moving with acceleration of 5 meter per second square and 10 meter per second square, then what will be ratio of their forces, उनके फोर्सेस का रेशियो क्या होगा। ओके, या मैं लिख देता हूं, two equal masses m1 and m2 are moving with acceleration of 5 meter per second square and 10 meter per second square, then ratio of force will be, then ratio of force will be, then ratio of force will be, जो फोर्स का रेशियो वो क्या होगा। ओके, ऑप्शंस लिख देगा अंदर से बी सी डी, 2:1, 4:2, यहाँ 4:3 लिख देते। ओके, 1:2 या 3:4, विच इज करेक्ट ऑप्शन। फोर्स का रेशियो क्या होगा, दो मास है हमारे पास, सिंपल हम डायग्राम बना दे, ये कार है, ये कार है। ओके, ये कार है और दूसरी कार ये है। समझ लेना इनका जो मास वो क्या है, वो है इक्वल। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा छोटा तरीका है, मगर आपको अजीब में दोनों का मास क्या है, इसका m है, इसका क्या है m है।
इसकी जो एक्सीलरेशन है वो कितनी है, वो एक्सीलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड इसका जो m1 की, m2 की क्या है जो h2 है वो है 10 मीटर पर सेकंड इसका। अभी कहा गया है उन फोर्सेस का रेशियो क्या होगा जिन फोर्स ने इसमें एक्सीलरेशन पैदा कराई है 5 मीटर पर सेकंड इसका and 10 meter per second is car. Then we have calculate its the ratio of forces. So simply we are going to learn that F is equal to FA. इधर से लेते हैं शॉर्ट ये हो जाएगा। ओके F is equal to FA. इनका रेशियो मालूम है F1 upon में F2 M1 upon में A1 is equal to M2 upon में A2। दोनों मासेस क्या है इक्वल है, इट मींस m2 इज आल्सो इक्वल टू m1 या m1 इक्वल टू m2, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये a1 अपॉन a2। a1 किसके इक्वल है, a1 है 5 मीटर पर सेकंड इसका, a1 क्या है हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड इसका, a2 क्या है 10 मीटर पर सेकंड इसका। और दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी बल्कि पहली कंडीशन दोनों मासेस क्या है इक्वल है, तो a1 है 5 a2 क्या है 10, 1 5 1 5 द तो जवाब आएगा 1:1 इज करेक्ट पड़ा। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट वन, ये हमारे पास फोर्सेस का रेशियो है। अभी इसको थोड़ा सा हम चेंज कर सकते हैं, कैसे, अब देखिए हमने क्या किया इस कंडीशन में, मास को रखा इक्वल, मास के हमारे पास इक्वल, फोर्स का और एक्सीलरेशन का रिलेशन दिया। अभी हम करते हैं एक्सीलरेशन को कांस्टेंट, फोर्स और मास का रिलेशन ले सकते हैं, या ऐसे करते हैं तीसरी कंडीशन क्या, हम फोर्स को रखते हैं कांस्टेंट, मास और एक्सीलरेशन का रिलेशन ले सकते हैं। ये तीन पॉसिबिलिटी, तीन कंडीशंस पॉसिबल हैं जिन पर एमसीक्यूज आ सकते हैं। मैंने एक तो करा दिया, आप दूसरे प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद ही। ओके, ये हो गया हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अभी आते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तरफ। थर्ड लॉ क्या एक्सप्लेन करना चाहता है, व्हाट इज बेसिक एक्सप्लेनेशन, what is basic concept of Newton's third law of motion। okay, remove कर दो, okay remove कर देना। थर्ड लॉ भी सिंपल है, उसने भी सपोर्ट की है सेकंड लॉ को, उसने भी सपोर्ट की है सेकंड लॉ को। सेकंड लॉ सपोर्ट करता है फोर्स को, इसने भी सपोर्ट किया फोर्स को। हम कह सकते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल जो डायरेक्शन है थर्ड लॉ का वो है फोर्स की तरफ। ओके, क्या एक्सप्लेनेशन है थर्ड लॉ की, थर्ड लॉ के बाद एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन। हर एक्शन का होता है रिएक्शन, उन फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो होता है इक्वल और जो डायरेक्शंस होते हैं वो होते हैं डिफरेंट। इट मींस देयर मैग्नीट्यूड आर इक्वल, डायरेक्शंस आर डिफरेंट। ओके, हमने कोई एक्शन किया, बॉल को थ्रो किया, सपोज करें हमने बॉल को फोर्स लगाया 5 न्यूटन, तो ये बैक भी होगा 5 न्यूटन की तरफ, 5 न्यूटन फोर्स पर। ओके, आपने फोर्स पर, ओके हमने इसको फॉरवर्ड किया है, फॉरवर्ड थ्रो किया है, ये आएगा बैकवर्ड। जब किसी दीवार से या किसी चीज से लगेगा तो जो फोर्सेस होते हैं मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं और डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। तो वी कैन से दैट देयर इज समथिंग, we can say that this third law of motion verify that, yeah, explain that force can never be exist in a singular form। force अकेला कभी भी नहीं हो सकता, there must be a reactional force। हर force का एक reactional force होता है, force कभी अकेला नहीं हो सकता क्योंकि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, हर अप्लाई का सप्लाई होता है, हर अप्लाई का रिप्लाई होता है। एवरी अप्लाई देयर इज अ रिप्लाई, एवरी अप्लाई देयर इज अ सप्लाई, एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन। सो दिस इज बेसिक एक्सप्लेनेशन, बेसिक कांसेप्ट ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थोड़ा सा ग्राफिकली डिस्कस कर लें, एक दो एमसीक्यूज पे डिस्कस करना फिर करेंगे खत्म। ओके, हमारे पास ये सपोज करें कोई दीवार है, कोई दीवार है, हमने इस पर फोर्स लगाया, फोर्स लगाया है 5 न्यूटन, तो ये बाहर है जो चीज हमें थ्रो की है फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, तो फिर ये ब्रेक होगा -5 न्यूटन की तरफ, -5 न्यूटन पर। ओके, जो डायरेक्शन था उसके क्या है अपोजिट है, और सब डिफरेंट डायरेक्शन में अगर वो फॉरवर्ड है तो ये बैकवर्ड है,
ओके, आप देख सकते हैं जितना फोर्स इधर है इतना फोर्स इधर है, जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो चेंज है, साइन चेंज है, एक फॉरवर्ड एक बैकवर्ड। आप देखिए क्या यहाँ पर एनर्जी लॉस नहीं हुई होगी, देयर मस्ट बी लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी लॉस हुई होगी। लास्ट में के 5 पर लगाए तो 5 पर ही आए, स्मॉल स्मॉल हम कह सकते हैं माइक्रो नैनो नैनो लेवल पर यहाँ थोड़ा सा और नीचे चले जाए, डिफरेंट आ सकता है फोर्स में, इतना नहीं आएगा, तो दैट्स व्हाई वी शुड इक्वल। हमने फोर्स लगाया, जाहिर सी बात है इस पर कोई फोर्स लगाया तो वो ये जो फोर्स है सम अमाउंट एनर्जी में गया होगा, मगर हम उसको हम यहाँ पर निगलेक्ट करते हैं। ओके, तो कंप्लीट फोर्स आता है 5 न्यूटन। सो एविएशन देयर इज द रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन। ओके, दूसरी बात, दूसरी बात हम थोड़ा सा अलग डिस्कस कर लेंगे, अच्छा रहेगा। क्या है, हमने फोर्स लगाया है सपोज करते हैं 30 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, क्या रिएक्शन हमें 30 पर मिलेगा? विल वी गेट रिएक्शन एट सेम एंगल? जैसे मैग्नीट्यूड सेम आता है, क्या एंगल भी सेम आएगी? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट डालना, ये हमें बात समझनी है। क्या इसकी एंगल भी सेम आएगी? 30 पर एक्शन किया है, 30 पर रिएक्शन मिलेगा, 45 पर एक्शन किया, 45 पर रिएक्शन मिलेगा, क्या सेम एंगल पर रिएक्शन होगा? इस चीज को समझना है। ओके, तो एक्चुअली ये फोर्स होता है एंटी पैरेलल, फोर्स होता है एंटी पैरेलल, ये एंगल बनाता है 180। तो रिएक्शनल एंगल को मालूम करने के लिए, ये क्या है, एक्शन की एंगल है, जो रिएक्शनल एंगल है उनको मालूम करने के लिए हमारे पास एक कंडीशन होती है, क्योंकि ये फोर्स एंटी पैरेलल होते हैं, हम तो डायरेक्शंस में आते हैं। क्या होती है, थीटा प्लस में 0 डिग्री इज इक्वल टू 180 प्लस में 0 डिग्री, ये होती है एक्शन साइड, ये होती है रिएक्शन साइड। हमने एक्शन किस एंगल पर किया है, थीटा क्या है, वो 30 डिग्री, तो पुट करें वैल्यू, सो वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 30 डिग्री प्लस 0 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री प्लस में 0 डिग्री, 30 डिग्री प्लस 0 डिग्री 30 डिग्री, या 30 के इक्वल आएगा, इक्वल 180 डिग्री प्लस में यहां करेंगे कौन सी है, 180 प्लस थीटा है, तो थीटा कौन सी है हमारे पास, थीटा है हमारे पास 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा 30, तो 30 डिग्री विल बिकम्स इक्वल टू 180 प्लस 30 210, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 210 डिग्री। तो आप समझ सकते हैं कि हमने एक्शन किया है किस एंगल पर, 30 पर, रिएक्शन किस पर मिला है, 210 पर। जैसे फोर्स सेम आता है एंगल सेम नहीं आएगी, एंगल के लिए ये राशि माइंड हो जाए, दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें से एमसीक्यू आ सकता है एनी हाउ, तो ये बात आपको माइंड में होनी चाहिए। अगर कहा जाए हमने एक्शन किया है 20 डिग्री पर, रिएक्शन किस पर आएगा, ये एक्शन साइड और ये रिएक्शन साइड, ये फार्मूला थीटा प्लस 0 डिग्री क्या लिखा, 180 प्लस में थीटा, तो थीटा कौन सी है, मैंने कहा अभी 20 डिग्री पर एक्शन किया है, तो 20 डिग्री प्लस में 0 डिग्री एक क्या लो 180 डिग्री प्लस में 20 डिग्री, सो ये हो जाएगा 20 डिग्री इक्वल टू 200, 180 प्लस 20 इक्वल टू 200 डिग्री। तो हमने एक्शन किया है 20 पर, जो रिएक्शन मिला है वो किस पर मिला है, 200 पर मिला। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, एंगल्स डिफरेंट होगी, एक्शन हुआ 30 पर तो रिएक्शन 210 पर होता है, अगर एक्शन होता है 20 पर तो रिएक्शन होता है 200 डिग्री पर। तो ये पॉइंट्स हैं। अब आप थोड़ा लॉ मोशन, तो आप देख सकते हैं इन तीन लॉ से आउट अगर सोचे हम तो हमारे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आएगी, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी मोशन को डिफाइन करने के लिए। तो जो मैकेनिक्स है ऑब्जेक्ट की इन तीन लॉस में कंप्रेस की गई है, इन तीन लॉ से आउट हमारे पास जो है ना वो नहीं मिलेगी मैकेनिक्स, सॉरी हमारे पास मैकेनिक्स की एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी। और दूसरी पॉइंट एक डिस्कस कर लें, ये लॉस ऑफ मोशन मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ये लॉस ऑफ मोशन तभी वैलिड है जब ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ लाइट से कम होगी, जब ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑफ लाइट से कम होगी तभी ये लॉस ऑफ मोशन वैलिड है। इनकी ये कब वैलिड है, लिमिटेशंस क्या है, इनकी लिमिटेशंस ये है जब ऑब्जेक्ट की स्पीड v लेस देन होगी, किससे लेस देन होगी, स्पीड ऑफ लाइट से। जब स्पीड ऑफ लाइट से ऑब्जेक्ट की स्पीड लेस होगी तब ये लॉस वैलिड है। क्यों,
क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है तो वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा तो वो एनर्जी में चला जाएगा। एनर्जी की हम डेरिवेशन कैसे लें, एनर्जी की एक्सप्लेनेशन कैसे दें हम मैकेनिक्स में, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम कहते हैं लॉस ऑफ मोशन की लिमिटेशन ये है, जब कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से लेस मूव करेगा then we can apply laws of motion. So this is the limitations of laws of motion. So if you have any question, you can comment me. Inshallah, I will respond to you as soon as possible. Okay, yes, we will be next meet again.